वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने किंगडम एनिमेलिया का पार्ट बी की सेकंड वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फाइलम नाइडेरिया को डिस्कस किया था, और अब इस वीडियो में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले हम इस वर्ड प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब समझते हैं। इसको हम अगर डिवाइड करें तो दो वर्ड बनते हैं, प्लेटी एंड हेल्मिन प्लेटी का मतलब हमारे पास हुआ करता है फ्लैटेंड वर्म्स। फ्लैटेंड वर्म्स मतलब किसी किस्म की कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है, प्लेन बॉडी है उनकी। फ्लैटेंड वर्म्स फ्लैटेंड बॉडी एंड हेलमेंथिस का मतलब हुआ करता है वर्म्स। तो हेलमेंथिस का मतलब वर्ड कहीं भी आएगा तो हमें समझ जाना है कि इसका मतलब है वर्म्स। प्लेटी का मतलब है फ्लैटेंड बॉडी, मतलब बॉडी बिल्कुल फ्लैट होगी, किसी भी किस्म की सेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं होगी। इस फाइलम की पहली जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसके अंदर जितने भी वर्म्स होंगे उनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगी, मतलब आगे से भी और पीछे से भी किसी भी किस्म की सेगमेंटेशन मौजूद नहीं है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास इस फाइलम के अंदर कितनी स्पीशीज़ आती हैं? अबाउट 15,000 स्पीशीज़ इस फाइलम के अंदर हमारे पास आती हैं। अगर हम इस फाइलम की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये हमारी किंगडम एनिमेलिया का पहला फाइलम है। पोरिफ्रा पहला फाइलम था पैराजोआ में, नाइडेरिया पहला फाइलम था यूमेटाजोआ में, और ये पहला फाइलम है जिसके अंदर प्रॉपर सिस्टम्स मौजूद हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि पहले रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह इतने मौजूद नहीं थे प्रॉपरली। इस फाइलम के अंदर प्रॉपर सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पायरेटरी सिस्टम्स वगैरह। उसके बाद अगर बात करूँ कि प्लेटीहेल्मिन्थेस को अगर हम बात करें कि इनको कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, तो यहाँ एक बिलीफ के मुताबिक ये माना जाता है कि जो रिबन सेलेंट्रेट्स थे, रिबन शेप जितने भी सेलेंट्रेट्स थे, उन्हें इनका एंसेस्टर माना जाता है। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस जो वर्म्स थे, क्योंकि रिबन शेप होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी फ्लैटेंड बॉडी है और किसी भी किस्म की सेगमेंटेशन मौजूद नहीं है, इसीलिए रिबन शेप सेलेंट्रेट्स को इनका एंसेस्टर्स माना जाता है। इवॉल्व फ्रॉम रिबन शेप सेलेंट्रेट्स। अगर मैं इनकी हैबिटाट की बात करूं, ये रहते कहाँ पर हैं, कहाँ आमतौर पर हमें पाए जाएंगे? अगर मैं इनकी हैबिटाट की बात करूं तो ज़्यादातर ये हमारे पास पानी में भी मिलेंगे और हमें लैंड पर भी मिलेंगे, बोथ लैंड एंड वाटर। ज़्यादा पहले जो हमने स्पीशीज़ पढ़ी थी वो ज़्यादातर एक्वेटिक थी, पानी में ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन ये लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं हमारे पास। ज़्यादातर कहाँ है? शोर के पास और वाटर ग्रासेस में ज़्यादा मिलेंगे हमें। कुछ स्पीशीज़ एज अ पैरासाइट भी यूज़ करती हैं। अगर पैरासाइट के वर्ड से आप वाकिफ़ नहीं हैं तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी फूड के लिए। तो पैरासाइट्स कुछ हमारे पास यहाँ पे पैरासाइट्स भी मिलेंगे। कौन से पैरासाइट्स हैं? एक एनिमल पैरासाइट्स भी हैं और ह्यूमन पैरासाइट्स भी हैं। ठीक है, दोनों बाकी एनिमल्स के इंटेस्टाइन्स वगैरह में भी मिलेंगे और ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं। बॉडी सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ, बॉडी सिमेट्री अब हमें जैसे पता है, पोरिफ्रा अकेला था एसिमेट्रिकल, नाइडेरिया अकेला था रेडियली सिमेट्रिकल, तो बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ ऑल सारे अब जितने भी आएंगे वो बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल हुआ करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करती हूँ, बॉडी स्ट्रक्चर की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो बॉडी स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह का हुआ करता है कि इनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है हार्ड लेयर से। उस हार्ड लेयर का नाम होता है क्यूटिकल। इनकी पूरी बॉडी क्यूटिकल फंक्शन भी आगे मैं जाके डिस्क्राइब करूँगी। क्यूटिकल से पूरी बॉडी इनकी कवर्ड होती है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूँ तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है।
अब आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ट्रिप्लो ऑर्गेनाइज ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसमें एक्टोडर्म भी है, इसमें मीजोडर्म भी है और इसमें एंडोडर्म भी मौजूद है। अगर मैं बात करूं सिलोम की, तो बॉडी इनकी एसिलोमेट होती है, किसी भी किस्म की बॉडी कैविटी इनके अंदर मौजूद नहीं है। ओपनिंग्स की बात करूं तो माउथ सिंगल ओपनिंग है। अब अगर माउथ सिंगल ओपनिंग है तो माउथ ही इंजेक्शन भी करेगा हमारे पास, और इंजेक्शन का फंक्शन भी माउथ ने ही करना है। अगर मैं बात करूं बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर एक ब्रांच्ड ट्यूबुलर इंटेस्टाइन भी मौजूद होती है। ट्यूबुलर इंटेस्टाइन, ब्रांच का मतलब उसकी ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, ट्यूब की शक्ल में होती है इंटेस्टाइन। इस इंटेस्टाइन में क्या होता है, इस इंटेस्टाइन में दोनों तरह की डाइजेशन पाई जाती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी होती है और इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन भी इसी इंटेस्टाइन के अंदर होती है। लास्ट में रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। जब रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है तो यहाँ क्यों बात की गई कि प्रॉपर सिस्टम मौजूद है? प्रॉपर सिस्टम उन्होंने कहा था डाइजेशन का प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। उसके बाद और एक्सक्रीशन का प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। दो सिस्टम्स मॉडिफाइड होकर आए हैं इस फाइलम के अंदर। अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम से मुराद वेस्ट का जेस्ट आउट करना, बाहर निकालना अपनी बॉडी से। स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। इनको भी मैं भी आपको दिखाऊंगी, फ्लेम सेल्स की डायग्राम। और अगर बात करूं फ्लेम सेल्स क्यों नाम रखा गया है इनका, फ्लेम तो मतलब आग, शोला। फ्लेम सेल्स इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह दिखते हैं ये सेल्स, इसलिए इनका नाम फ्लेम सेल्स रखा गया है। फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और एक्सक्रीट आउट करवाते हैं एक्सक्रीटरी पोर्स के ज़रिए। खुद नहीं कुछ करते, एक्सक्रीटरी पोर्स के ज़रिए एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्शन की, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लेटीहेल्मिन्थेस के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट या फिर हम इन्हें मोनोइशियस भी कह सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट और मोनोइशियस मैंने पहली जो हमारा फाइलम था उसके अंदर डिटेल से बताया था कि क्या है हर्माफ्रोडाइट और मोनोइशियस। उसके बाद अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलेगा और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलेगा। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीके से होगा, वो तरीके एसेक्सुअली कैसे? बडिंग नहीं है, यहाँ पर फिजन है। फिजन मतलब जो एनिमल सेल था वो डिवाइड होगा दो डॉटर सेल्स में, इस तरीके से हमारे पास रिप्रोडक्शन होगी। फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से होगी? फ्रेगमेंटेशन अगर बॉडी का एक पार्ट हमारे पास बॉडी से अलग हो गया तो वो वाला पार्ट दोबारा एक नई बॉडी बना लेगा, इसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। एक बॉडी के फ्रेगमेंट ने से दूसरा पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है हमारे पास। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमारे पास होती है, कोई लार्वा फॉर्मेशन नहीं होती, आमतौर पर गैमेट फॉर्मेशन हुआ करती है। सेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन होगी। लाइफ साइकिल की बात करूं
लाइफ साइकिल की बात करती हूँ अगर, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेसिस ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं, इनसाइड अ सिंगल होस्ट। ये किन की लाइफ साइकिल की बात हो रही है? जो पैरासाइटिक होते हैं, क्योंकि आम जो वर्म होगा वो अगर वो लैंड या वाटर में सर्वाइव कर रहा है तो उसको तो इसके अंदर बॉडी के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर वो पैरासाइट है और अगर उसको सिंगल होस्ट मतलब एक ही बंदे की बॉडी के अंदर उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी, सिंगल होस्ट था अगर उसके पास, तो वो कहलाया मोनोजेनिक पैरासाइट। अगर तो ऐसा कोई पैरासाइट था जिसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट की दो होस्ट के अंदर, तो उसे हम कहेंगे डायजेनिक पैरासाइट। किस बेस पर? होस्ट के बेस पर क्लासिफाई किया जा रहा है। अगर तो सिंगल होस्ट है तो मोनोजेनिक पैरासाइट, मोनो मतलब वन, डाय मतलब दो। अगर दो होस्ट है तो डायजेनिक पैरासाइट। मोनोजेनिक पैरासाइट की हमारे पास एग्जाम्पल है टेपवर्म, और डायजेनिक की हमारे पास एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक। ये हमारे पास वर्म्स के नाम हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनकी पैरासाइटिक एडेप्टेशंस की, कि बीइंग एज अ पैरासाइट इन्हें किन किन चीज़ों को अपने बदलना पड़ा है, क्या क्या इन्हें अपने अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ी जिसकी वजह से पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ पॉसिबल हो सका। पहली अडेप्टेशन जो इनके पास थी वो थी क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या थी? क्यूटिकल हार्ड लेयर थी जिसमें जो, जैसे फर्ज करेंगे एक वर्म है, इसकी बॉडी के अराउंड ये एक हार्ड लेयर है जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्यूटिकल। इस क्यूटिकल ने क्या किया, जब भी ये पैरासाइट जो है हमारे पास, कोई भी वर्म है, जब भी किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो होस्ट के एंजाइम से उसे ख़तरा है, होस्ट के एंजाइम्स को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, तो इस वजह से ये हार्ड लेयर इसको डाइजेशन से प्रोटेक्ट करेगी। सेकेंड जो अडेप्टेशंस थी जो उसने की वो थी हुक्स एंड सकर्स। अब बॉडी के अंदर जाकर फूड हासिल करने के लिए इन्हें हुक्स और सकर की ज़रूरत थी। हुक्स मतलब हुक होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को अटैच करके खींचते हैं, और सकर्स मतलब सक करने वाले, कहीं भी चिपक गए वहाँ से ये फूड और जो भी ब्लड वगैरह इनको सक करना होगा, जैसे मॉस्किटोज वगैरह में होता है तो वो सक कर लेंगे। तो दूसरी जो अडोप्टेशन थी वो थी हुक्स एंड सकर्स। थर्ड अडोप्टेशन जो है वो थी लोकोमोटरी ऑर्गन। इनकी बॉडी में किसी भी किस्म का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। सेसाइल मोड ऑफ लाइफ है, सेसाइल नहीं है, जहाँ एक जगह पर चिपक गए तो चिपक गए बस। अगर ये होस्ट की बॉडी में तो होस्ट की बॉडी के अंदर वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ मूव करेंगे या किसी भी तरह से मूव करेंगे, लेकिन इनके अपने पास कोई किसी भी किस्म का लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करने के लिए, जैसे हमारे पास लोकोमोटिव ऑर्गन हमारे फुट हैं, तो इनके पास इस किस्म का कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन मौजूद नहीं होता। जो फोर्थ एडाप्टेशन थी वो थी एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल जो थी हमारे पास, कुछ में तो एब्सेंट होती है, अगर एब्सेंट नहीं है तो फिर रिड्यूस्ड है। एलिमेंट्री कनाल क्या है? एब्सेंट है, रिड्यूस्ड है, क्योंकि इन्हें प्रॉपर डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, क्यों डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्योंकि ये होस्ट के अंदर से डाइजेस्टेड फूड ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो फर्दर डाइजेशन नीडेड नहीं है, इसलिए एलिमेंट्री कनाल कुछ में एब्सेंट होगी, अगर है भी तो वो रिड्यूस्ड है, इतनी फंक्शनल नहीं है, इतनी मॉडिफाइड नहीं है। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ एडाप्टेशंस की, तो न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स। इतने वेल डेवलप नहीं है। न्यूरोसेंसरी ऑर्गन मतलब ब्रेन वगैरह, ये इतने वेल डेवलप नहीं होंगे। क्यों वेल डेवलप नहीं है भाई? क्योंकि पैसिव मोड ऑफ लाइफ है, पैसिव मोड ऑफ लाइफ है, इन्होंने अपने से कुछ नहीं करना है, इन्हें ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है,
होस्ट से इनको फूड मिलेगी, दे आर अलाइव। अगर होस्ट से फूड नहीं मिल रही तो ये मर जाएंगे। लास्ट जो इनकी अडेप्टेशन है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हाई फर्टिलिटी रेट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा इनका वेल डेवलप्ड होगा और फर्टिलिटी रेट बहुत हाई होगा। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड और फर्टिलिटी रेट हाई होने की क्या वजह है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए वेल डेवलप्ड है, फर्टिलिटी रेट इसलिए हाई है कि अगर तो एंजाइम, होस्ट के एंजाइम आपको किल करने की कोशिश करें, एक जो एंजाइम मर जाता है तो रिप्रोडक्शन इतनी जल्दी होगी कि जो स्पीशी है उसकी क्वांटिटी बरकरार रहेगी, नंबर उतने ही रहेंगे, जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस की क्लासिफिकेशन, तो जी 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस को। पहली जो क्लास है वो है क्लास टर्बेलेरिया। क्लास टर्बेलेरिया, इस क्लास के अंदर कौन कौन से प्लैटीहेलमिन्थेस आते हैं? वो और वर्म्स या वो ऑर्गेनिज्म जो कि फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग से हमारी मुराद जो किसी भी किस्म के पैरासाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, पैरासाइट नहीं है किसी भी तरह के, तो वो हमारे पास क्लास टर्बेलेरिया के अंदर आते हैं। जैसे कि डुगेसिया प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का नाम है, दूसरा नाम है डुगेसिया। तो प्लेनेरिया किसी किस्म के होस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपना खाना खुद ऑब्टेन करता है। उसके बाद जो सेकंड क्लास है वो है हमारे पास क्लास ट्रीमाटोडा। क्लास ट्रीमाटोडा में कौन से ऑर्गेनिज्म वर्म्स आते हैं हमारे पास? जो कि एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स कौन से? जो होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं, अंदर पेनिट्रेट नहीं करते। एंडोपैरासाइट कौन से? जो होस्ट की बॉडी के अंदर तक जाके पेनिट्रेट करते हैं। एक्टोपैरासाइट की हमारे पास एक जो एग्जांपल है वो है मॉस्किटो। पैरासाइट ही एक तरह का मॉस्किटो, और हमारे पास लाइस जो हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये सारी हमारे पास क्या है? एक्टोपैरासाइट, बॉडी के बाहर एक काम करते हैं। और इसी तरह ये वाले जो हैं वो हमारे पास एंडोपैरासाइट, मतलब बॉडी के अंदर जाकर जो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि हमारे पास फैसियोला हेपेटिका, जिसे हम आम तौर पर अपनी लेमन टर्मिनोलॉजी में लीवर फ्लूक भी कहते हैं। लास्ट क्लास जो है वो है क्लास कैस्टोडा। इस क्लास में एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं होस्ट की। एलिमेंट्री कैनाल टोटली एब्सेंट, उनमें शायद हो, रिड्यूस्ड हो, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल टोटली एब्सेंट होती है। और इनकी बॉडी जो होती है फ्लैटेंड रिबन शेप्ड होती है। ये इनके नामों से भी पता लग सकता है। नाम से कैसे पता लग सकता है हमें? नाम से कुछ इस तरीके से पता लगता है कि कैस्टोडा, कैस्टोडा जो वर्ड है वो निकला है कैस्टोस से। कैस्टोस का मतलब है रिबन लाइक, और एडोस का मतलब है लाइक, तो मतलब रिबन लाइक बॉडी कैस्टोडा। ट्रेमाटोडा का जो वर्ड है, ट्रेमा का मतलब हुआ करता है होल, सुराख, कैविटी, सक्कर, ये छोड़ दिए, ट्रेमा होल। टर्बेलेरिया जो वर्ड निकला है टर्बेला से, जिसका मतलब है एक स्टिंग, डंग जिसे हम कहते हैं। तो क्लास यहाँ पर थी हमारे पास फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस की क्लासिफिकेशंस यहाँ पर एंड होती हैं, और इसके साथ साथ फाइलम
प्लेटिहेलमिन्थेस भी हैंड होता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऐसे तो कोई नहीं है इस फाइलम की। ये है कि डिफरेंट तरह की डिजीज़ में हेल्प बहुत सी वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। और बाकी यहाँ फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस एंड होता है। नेक्स्ट फाइलम में इंशाल्लाह फाइलम नेमाटोडा को डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक आज तक के लिए इतना ही, इस वीडियो तक एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि वो भी इन ईजी वे इन फाइलम्स को पढ़ सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।